जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी बिन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग बिहार के प्रमुख आर्थिक संकेत तक से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2005-6 से 2014-15 के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास प्रतिशत की वार्षिक दर से हुआ था। तो कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से हुआ था वर्ष 2005-6 से वर्ष 2014-15 के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास कितने प्रतिशत की दर से हुआ था? तो 10.50% की वार्षिक दर से हुआ था। यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्ष 2004 से 5 में बिहार में गरीबी का स्तर कितना प्रतिशत था? तो कितना था? तो 54.4% था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्ष 2011-12 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत कितना था? वर्ष 2011-12 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत कितना था? तो 33.7% था। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 10.4 करोड़ थी। यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत था? तो 8.6% था। यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि का प्रतिशत कितना था? तो कितना था? तो 25.1 था। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या के दशकीय वृद्धि का प्रतिशत कितना था? तो कितना प्रतिशत था? तो 17.6% था। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2001 से 2011 के बीच बिहार में शहरीकरण के स्तर में वृद्धि मात्र प्रतिशत हुई थी। तो कितने प्रतिशत हुई थी? तो 0.8% हुई थी। यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2001 से 2011 के बीच भारत में शहरीकरण के स्तर में वृद्धि कितने प्रतिशत हुई थी? तो कितने प्रतिशत हुई थी? तो 3.4% हुई थी। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था? तो कितना था? तो 942 था। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो कितना था? तो 919 था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है? निम्न में से किसके आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है? तो जीव, प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, तीनों के आधार पे किया जाता है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा प्रस्तुत किया था? निम्न में से किसने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? तो महबूब उल हक ने किया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सर्वप्रथम निम्न में से किस संस्था ने मानव विकास सूचकांक तैयार किया था? सर्वप्रथम निम्न में से किस संस्था ने मानव विकास सूचकांक तैयार किया था? तो किसने किया था? तो UNDP ने किया था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक कब तैयार हुआ था? सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक कब तैयार हुआ था? कब हुआ था? तो 1990 ईस्वी में ये हुआ था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब मानव विकास सूचकांक में असमानता सामंजस्य मानव विकास सूचकांक को भी सम्मिलित किया गया था? कब किया गया था ये? तो ये 2010 में किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्ष 2011 से 12 के आधार पर निम्न में से कौन बिहार के सर्वाधिक विकसित जिलों की श्रेणी में है? वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष पर निम्न में से कौन बिहार के सर्वाधिक विकसित जिलों की श्रेणी में? तो कौन है? तो पटना है, मुंगेर है, बेगूसराय, ये तीनों है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष पर निम्न में से कौन सबसे गरीब जिलों की श्रेणी में है? तो कौन है सबसे गरीब जिलों की श्रेणी में? तो सुपौल है, शिवहर है, मधेपुरा है, ये तीनों है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ये तीनों सुपौल, शिवहर, मधेपुरा, ये तीनों गरीब जिलों की श्रेणी में है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो मुंगेर जिले में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो किस जिले में है? तो शिवहर जिले में है। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्थिर कीमत पर वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष 2016-17 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो कितना था? तो 26.693 था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य की कुल भूमि का 21% जोत योग्य भूमि केवल प्रतिशत व्यक्तियों के पास है। तो कितने प्रतिशत व्यक्तियों के पास है? तो 2%। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितने किलोग्राम है? तो कितने किलोग्राम है? तो 2779 किलोग्राम है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितने किलोग्राम है? तो कितने किलोग्राम है? 3484 किलोग्राम है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कितने लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव की समस्या से प्रभावित है? तो कितने लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव समस्या से प्रभावित है? तो 2.5 लाख हेक्टेयर। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में है? देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में है? तो कितना प्रतिशत है? तो 17.2% है। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा जो बाढ़ से प्रभावित है बिहार में निवास करती है? तो कितना प्रतिशत बिहार में निवास करती है? तो 21%, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्तमान में बिहार में कितनी चीनी मिलें चालू स्थिति में है? वर्तमान में बिहार में कितनी चीनी मिलें चालू स्थिति में है? तो कितनी चीनी मिलें चालू स्थिति में है? तो 11, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार राज्य के कितने जिलों में एक भी उद्योग स्थापित नहीं है? बिहार राज्य के कितने जिलों में एक भी उद्योग स्थापित नहीं है? तो 7 जिलों में। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितने किलोमीटर है? बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 4917 किलोमीटर है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? बिहार में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 3731 किलोमीटर है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाएं कितनी हैं? बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाएं कितनी हैं? तो 2092 है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में ऋण जमा अनुपात वर्ष 2017 में कितना प्रतिशत रहा था? बिहार में ऋण जमा अनुपात वर्ष 2017 में कितना प्रतिशत रहा था? तो कितना प्रतिशत रहा था? तो 44.61% रहा था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाएं कितनी हैं? बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाएं कितनी हैं? तो 6844 है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाएं देश की कुल शाखाओं का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो 5.8% है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब हुई थी? कब हुई थी इसकी घोषणा? तो 2016 में हुई थी। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? 2005 में किया गया था। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आम एवं मखाना पर आधारित उद्योग किस जिले में स्थापित है? तो किस जिले पे है? तो दरभंगा में है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा कब किया गया? तो कब किया गया है? तो 1963 ईस्वी में ये किया गया है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस वित्त आयोग ने विस्तारित गरीबी रेखा की धारणा प्रतिपादित की थी? तो किसने की थी? तो 7वां वित्त आयोग ने की थी। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला समिति का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका गठन? तो 1989 में हुआ था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी रेखा के निर्धारण में कितने बुनियादी आवश्यकताओं को आधार बनाया था? तो कितने को बनाया था? तो 6। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति कितने रुपए प्रति माह का निर्धारण किया है? तो कितने रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह का निर्धारण किया है? तो 816, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति कितने रुपए प्रति माह का निर्धारण किया है? तो कितना किया है? तो 1000, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मलिन बस्ती की आबादी लाख थी। तो कितने लाख थी? तो 12.4 लाख थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, अर्थशास्त्री किन्स ने कब अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कब किया था? तो 1936 में किया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 8 घंटे प्रतिदिन काम के साथ कितने दिन को स्टैंडर्ड वर्ष कहा जाता है? तो 273 दिन, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किया था? तो किसने किया था? तो जॉन रॉबिन्स ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, भगवती समिति का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका गठन? तो 1973 में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस आयोग का गठन बेरोजगारी की माप के लिए हुआ था? निम्न में से किस आयोग का गठन बेरोजगारी के माप के लिए हुआ था? तो भगवती आयोग का, यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भगवती समिति ने बेरोजगारी की माप के लिए कितने धारणाओं का प्रतिपादन किया था? भगवती समिति ने बेरोजगारी की माप के लिए कितने धारणाओं का प्रतिपादन किया था? तो कितने धारणाओं का प्रतिपादन किया था? 3, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब लागू किया गया था या कब पारित किया गया था? तो कब लागू किया गया था? लागू किया गया था। कब लागू किया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट? तो ये लागू किया गया 2016 में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने रोजगार सृजन किए जाने का लक्ष्य था? तो कितने रोजगार सृजन किए जाने का लक्ष्य था? तो 50 मिलियन, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, NSSO के किस चक्र में भारत में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 1287 रुपये था? तो 66वें, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।